हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू एंट्रोपी एंड एडियाबेटिक कर्व्स। मींस इसके अंदर आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक हमारा एंट्रोपी है, ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और साथ में एंट्रोपी का नेचर देखेंगे कि वो कैसा होता है, चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है। जब हम किसके बारे में बात करते हैं, एडियाबेटिक कर्व्स को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो आपका बीएससी सेकेंड ईयर का है। चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके साथ इसको शेयर भी करें। इसके अंदर आपको जो बेनिफिशियल आपके नोट्स रहेंगे एग्ज़ाम के लिए वो सफिशिएंट है जितना मैं आपको इसके अंदर दे रही हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा और एक्स्ट्रा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आती है एंट्रोपी। एंट्रोपी एक्चुअली में होता क्या है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स थे आपके पास, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपका इंटरनल एनर्जी हो गई, और जिन वेरिएबल्स के आपने इनके बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से एक और वेरिएबल आपका होता है। उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है एंट्रोपी को, वो कैपिटल एस से किया जाता है, ठीक है। एंट्रोपी को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर और चीज भी आती है आपकी कि जो एंट्रोपी है वो एक्चुअली में क्या है, मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस होता है, ठीक है। आप एंट्रोपी को डिफाइन किस तरीके से करोगे कि ये क्या है, आपका एक तरह से एक मॉलिक्यूल डिसऑर्डरनेस है। अगर किसी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता जाएगा तो आप क्या कहोगे कि वहां पे एंट्रोपी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। अब ये है, वो मॉलिक्यूल के अंदर डिसऑर्डरनेस जो है वो आपका आ कैसे सकता है, वो सिस्टम के अंदर अगर मैं जो आपकी हीट है अगर उस सिस्टम को एब्जॉर्ब करवा दूं, ठीक है, या वहां से रिजेक्ट कर दूं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं टेम्परेचर का चेंजमेंट कर रही हूँ, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या हो जाएगा, वो रेंडमली मूव करने लग जाएंगे, डिसऑर्डरनेस उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वही जो मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस आता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारी एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से होता है, इनका इफेक्ट, तो इसको डिफाइन भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ठीक है। डी क्यू क्या है कि जितना आपने उसके अंदर बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब या रिजेक्ट करी थी हीट को, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अगर आप कह रहे हो, तो जो चेंज आपकी हुई है, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, वो आपकी क्या हो जाएगी, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हम इसको एक तरीके से और बता सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो जो मतलब एक फिजिकल जो है आपकी, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये आपकी कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि आप एडियाबेटिक प्रोसेस लोगे तो भी एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहेगी, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो भी आपकी एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आप यहाँ से एडियाबेटिक प्रोसेस का तो देख ही सकते हो। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब या जो भी रिजेक्शन हो रही है वो आपकी कोई भी सिस्टम जो है वो लीव नहीं कर सकता हीट को, ना ही हम बाहर से एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे चेंज इन हीट क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। अगर चेंज इन हीट आपकी जीरो है, अगर डी क्यू ही जीरो हो गया तो डीएस क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। अगर चेंज इन एंट्रोपी जीरो है तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या है, वहां पे कांस्टेंट है। यही तो हम कह रहे हैं कि जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, या एडियाबेटिक या प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके अंदर हमारी जो एंट्रोपी होती है वो आपकी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसको जो हम वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो आप इसको कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस के अंदर कर सकते हो, या फिर जूल पर केल्विन के अंदर कर सकते हो, ऐसा यूनिट के अंदर, ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट है, आप इनके अंदर इसकी वैल्यू बताओगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एंट्रोपी एंड एडियाबेटिक कर्व। यानी कि
अगर हम एडियाबैटिक कर्व लेके चल रहे हैं तो एंट्रोपी कैसी रहेगी। वैसे तो हमने अभी पढ़ लिया कि जब हम एडियाबैटिक कर्व्स लेके चलते हैं तो वहां पे एंट्रोपी कैसी आती है, हमारी कांस्टेंट आती है, ठीक है। यानी कि हमें फाइंड ही यही करना है लास्ट में कि वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो आपको ये अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये कर्व बनाते हैं, ठीक है। हमें पता है जब हमने कार्नोट साइकिल देखी थी तो इस तरीके से हमारे पास बनती थी, वो इसी तरीके से होती थी ना कि एक ये टेम्परेचर होता था, फिर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया था, फिर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, फिर ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो वही हमारे पास यहाँ पे भी वही है, बस हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है कि हमें एक बारी एडियाबैटिक कर्व्स लेके चलने थे, तो हमने क्या किया यहाँ पे A1 और A2 दो एडियाबैटिक कर्व्स ले लिए, जिसके अंदर हमने कुछ आइसोथर्मल्स को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वो आइसोथर्मल आपके इस तरीके से लिए गए हैं कि वो इन दोनों उसको क्या करते जा रहे हैं, इंटरसेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम I1 के बारे में बात करें तो आइसोथर्मल है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट उसका होगा, तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट आपका कितना हो गया, T1 हो गया वहां पे, ठीक है। तो ये जो I1 है वो आपका इस A1 और A2 एडियाबैटिक कर्व्स को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक A पे और इसको कहाँ पे कर रहा है, B पे। सिमिलरली जो आपका सेकंड आइसोथर्मल है जिसका टेम्परेचर आपका T2 है, वो यहाँ पे इसको C और D के ऊपर कट कर रहा है। अगर हम I3 के बारे में बात करें जिसका टेम्परेचर आपका T3 है, वो इन दोनों कर्व्स को E और F रिस्पेक्टिवली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये इस तरीके से कट कर रहे हैं इनको, तो ये हमारे पास अगर फर्स्ट के बारे में देखें तो आप देख सकते हो ना कि ये यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तरह है, और ये यहाँ पे बी और डी क्या है, आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और डी सी क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और सी ए क्या दिखा रहा है आपको, एडियाबैटिक कंप्रेशन की फॉर्म में है ना। यहाँ पे ये टेम्परेचर आपका क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, और ये दोनों टेम्परेचर कैसे है, T1 और T2 पर्टिकुलर इन दोनों लाइंस के लिए कांस्टेंट चल रहे हैं। इसका मतलब तो ये एक जो आपका A B D C A, ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट कार्नोट साइकिल हो गई यहाँ पे। तो हमने जब कार्नोट साइकिल के बारे में देखा था तो हमने लास्ट रिजल्ट तो यही निकाला था ना कि जो हीट है अपॉन में टेम्परेचर है आपका, वो क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि Q1/T1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वहां पे इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी थी, Q2, तो Q2 अपॉन में T2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखो इसके अंदर आपको यही लिखना है कि आपने कंसिडर किया है A1 और A2 दो एडियाबैटिक कर्व पीवी डायग्राम के ऊपर, ठीक है। वहां पे आपने I1 I2 I3 और इसी तरीके से और आपने क्या किए थे, आइसोथर्मल्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, जिनका टेम्परेचर आपका T1 T2 T3 T4 रिस्पेक्टिवली हो गया है। अब ये जो आपके आइसोथर्मल्स है वो इन दोनों एडियाबैटिक कर्व्स को पर्टिकुलर A B C D E F G H इस तरीके से क्या कर रहा था, कट कर रहा था, ठीक है। अगर वो इस तरीके से कट कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था, तो वहां से हम कह सकते हैं कि ये कार्नोट साइकिल की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि T1 और T2 दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक हीट को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक सिंक को रिजेक्ट कर रहा है Q2 अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि Q1/T1 किसके इक्वल हो गया, Q2/T2 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये भी तो कर सकती थी कि मैं कंसिडर कर लूं CDFEC, ठीक है। मैंने इसको आपका क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। अगर मैं ये कंसिडर करूंगी तो यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि इसने T2 के ऊपर हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है, और सिंक को रिजेक्ट क्या कर रहा है, T3 टेम्परेचर के उस पे Q3 अमाउंट ऑफ हीट आपको क्या कर रहा है, रिजेक्ट करेगा वो वहां पे, है ना। तो वहां से हमारे पास इसी फॉर्म में जो ये हमने फॉर्म लिखी है, इसी फॉर्म में हमारा यहाँ का रिजल्ट कैसा आ जाएगा, आपका T2 और T3 जब आइसोथर्मल लेके चलते हैं तब क्या रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका आ जाएगा ये कि Q2/T2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, Q3/T3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो आपका कैसा हो जाएगा, Q2/T2 इज इक्वल टू Q3/T2।
अब ये हमारा सेकेंड रिजल्ट है। तो इसी तरीके से फर्स्ट वाला आपका Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 था, और ये सॉरी ये आपका T3 है, इसको ठीक कर ले। Q2/T2 इज इक्वल टू Q3/T3, ये T3 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से होता है तो वो सारे के सारे रिजल्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो इक्वल हो गया तो हम वहां पे क्या लिखेंगे कि Q1/T1, Q2/T2 और Q3/T3 सारे के सारे क्या है, इक्वल। तो हम उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नाम दे सकते हैं कि वो Q/T इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने 3 आइसोथर्मल के बारे में बात करी थी, तो तीनों की तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। अगर 4 के बारे में करती तो चौथा भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q/T आपका क्या है, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट हो गया तो अब हम दो आइसोथर्मल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि वो दोनों जो आपके आइसोथर्मल है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो इनके बीच में जो चेंज इन वो है आपकी हीट, वो क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है। ये बहुत क्या है आपकी दोनों ये बहुत कम वो हो गई है, स्मॉल हो गई है। तो जो आपकी चेंज इन एंट्रोपी है वो कितनी हो जाएगी, ds इज इक्वल टू dq/t के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको इसको इसकी फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन 3 को जो हमने पीछे बताई थी, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, S2 माइनस में S1 इज इक्वल टू S1 टू S2 ds इज इक्वल टू A1 टू A2 dq/t की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये है कि कोई हीट यहाँ पे, क्योंकि पता है एडियाबेटिक चेंज के अंदर कोई भी हीट सिस्टम को ना एंटर करेगी उसके अंदर, ना लीव करके जाएगी। तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जीरो के। अगर डी क्यू जीरो के इक्वल है तो डी क्यू बाई टी भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अगर वो जीरो के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका डीएस जीरो के इक्वल हो गया। इसका मतलब एंट्रोपी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब एडियाबेटिक्स जो हम लेके चल रहे हैं आर कर्व्स ऑफ कांस्टेंट एंट्रोपी। तो हम वहां से बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपके जो कर्व्स थे एडियाबेटिक कर्व्स, वो क्या है, ऑफ द कांस्टेंट एंट्रोपी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हो गए हैं आपके दोनों टॉपिक वीडियो। थैंक यू।